गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ, फिर अपनी कहानी को एक्सप्रेस करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, तो आपकी कहानी को हर कोई सुनेगा। क्योंकि अभी आप सफल नहीं हुए हैं, इसलिए आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सफलता को अचीव करिए, फिर अपनी कहानी को लोगों के पास सुनाइए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 28 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। हमारा प्यारा भारत प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024 का अध्यक्ष बना है। किसका? तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यानी एक माइलस्टोन अचीव किया गया है हमारे इंडिया के द्वारा, जो 2024 में अचीव करेगा प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता और चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में यह नेतृत्व करी भूमिका वैश्विक चीनी क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। और यह घोषणा आईएसओ की 63वीं परिषद बैठक के दौरान की गई, जिसका मुख्यालय लंदन में है। यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लंदन में है। इसका 2024 में प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो हमारा प्यारा भारत इंडिया के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। हाल ही में लॉन्च किया गया मेबेला टीका किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेजल्स एंड रूबेला। मेजल्स एंड रूबेला से संबंधित है मेवेला वैक्सीन। मेवेला वैक्सीन को बनाया गया है कि मीजल्स और रूबेला जैसे डिजीज को खत्म किया जा सके। देखिए, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए एमआर वैक्सीन मेवेला जारी किया है। मेवेला एम 2 खुराक वाली इंजेक्टेबल वैक्सीन है, जो पहली खुराक जहां 9 महीने की उम्र में दी जानी है, वहीं दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जानी है। यानी कि वो छोटे से बेबी जो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा मीजल्स और रूबेला से। मीजल्स का हिंदी है खसरा और रूबेला का हिंदी है रूबेला। इन दोनों से बचाया जाएगा बच्चे को जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो उसके लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट के द्वारा एक वैक्सीन को रिलीज किया गया। उस वैक्सीन का नाम है मेवेला वैक्सीन। 2 डोज लगेगी इसकी। पहली डोज लगेगी 9 महीने के अंदर और दूसरी डोज लगेगी 16 से 24 मंथ के अंदर। तो वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड आईआईएएल के एक प्रभाग ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एचबीआई के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया गया था। तो याद रखिएगा कि हाल ही में मेजल्स एंड रूबेला से बचाने के लिए एक वैक्सीन को डेवलप किया गया, जिस वैक्सीन का नाम है मेवेला वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हाल ही में किसने ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री के द्वारा हाल ही में एप्लीकेशन दिया गया फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप्स के लिए। तो जानेंगे आखिर क्या है रीजंस। देखिए, पाकिस्तान ने उभरते देशों के ब्रिक्स क्लब में औपचारिक रूप से शामिल होने की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की इच्छा की पुष्टि की। और इसी दौरान पाकिस्तान को 2024 में रूस के नेतृत्व वाली विकासशील देशों के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले चीन ने संकेत दिया था कि वह पाकिस्तान को सदस्यता देने को इच्छुक हो सकता है। इसका देखिए, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संगाई, चाइना के संगाई में है। देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री इसकी सदस्यता है, इसकी मेंबरशिप है। तो अब ये संभावनाएं हो सकती है कि पाकिस्तान भी इसकी सदस्यता ले सकता है। तो देखेंगे 2024 में कि क्या होता है। और चाइना उसको सपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश शाह को। अनीश शाह को हाल ही में फिक्की का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो जानते हैं आखिर क्या है रीजन।
देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहा गया, ने अनीस शाह को अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनीस शाह शुभ्रकांत पंडा की जगह फिक्की के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और यह बदलाव राजधानी में 8 से 9 दिसंबर को 96वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर होने वाला है। वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अनीस शाह महिंद्रा समूह के समूह सीईओ और समूह की मूल कंपनी M&M के प्रबंधक निदेशक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा असम स्टेट में हाल ही में नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने असम के गुवाहाटी के पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस उत्सव 2023 के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन करता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2023 को प्रेजेंट किया जा रहा है। कहाँ पे? तो असम के गुवाहाटी में इसका प्रेजेंट हो रहा है। किस कॉलेज में? तो वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो यूनियन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा क्या चीज का आधारशिला रखा गया है? तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस का। तो आखिर जानेंगे क्या है रीजन। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के जटनी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस की आधारशिला रखी है। श्री प्रधान ने कहा कि यह संस्थान क्षेत्रीय स्तर पर मांग संचालित उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगा। तो परिकल्पित NSTI प्लस उभरते स्टार्टअप, एक ऊष्मायन केंद्र और विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए एक बहुमुखी केंद्र के रूप में भी काम करेगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन को रखा जा रहा है। उसका नाम है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर जगह 26 नवंबर को हर वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं आखिर क्या है रीजन। देखिए 26 नवंबर 2023 को 73वां संविधान दिवस मनाया गया है। संविधान सभा ने इसी दिन 1949 में औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को और इसी दौरान इसको औपचारिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटेड कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को हर वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार कॉन्स्टिट्यूशन डे है 73rd, यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती, जो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को मसौदा तौर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उसमें सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और ये कब बनकर लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको औपचारिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया संविधान को। तो वो कब? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने शुरू किया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिले के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हॉट कुक्ड मील स्कीम को लॉन्च किया गया। तो किस बच्चे के लिए? जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है।
जिसमें कहा गया था कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे ही मजबूत भारत की नींव बनेंगे। इस पहल से 80 लाख बच्चों को फायदा होगा और नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा 0.50 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में हॉट कुक्ड मिल का स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो चलते हैं रिवीजन बैच में 27 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य किरण 23। क्वेश्चन नंबर 2, किसने भारत ने अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, तो अफगानिस्तान के द्वारा भारत ने अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में चर्चित नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो बफेलो से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बच्चों में श्वसन रोग H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया, तो चाइना में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई जयंती की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ, तो 525 रुपए का कॉइन जारी किया गया इनके बर्थ एनिवर्सरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, सतलज नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। ऑप्शन ए लेक मानसरोवर, ऑप्शन बी पैंगोंग लेक, ऑप्शन सी एबी लेक या ऑप्शन डी लेक राक्षस ताल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है उसको हम फैक्ट्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए पहला बैटल कौन है, तो बैटल ऑफ हाइदस्पेस। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में लड़ा गया था। कहाँ पे, तो नियर द रिवर झेलम, झेलम नदी के किनारे, ईस्टर्न पंजाब, अभी वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। कब लड़ा गया था, तो 326 बीसीई में इसका लड़ा गया था। इसका रिजल्ट क्या था, तो सिकंदर की यूनानी सेना ने युद्ध जीत लिया। दूसरा वार कौन सा है, तो कलिंग वॉर। इसको अशोका एंड राजा अनंत पद्मनाभा के द्वारा बीच लड़ा गया था। कहाँ पे, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका लड़ा गया था। कब, 261 बीसी में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो कलिंग पर अशोक ने कब्जा कर लिया था। तो विजय किसकी हुई, तो अशोक की विजय हुई। थर्ड हो गया बैटल एट नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी पे युद्ध। तो चालुक्याज और वातपी और वर्धना डायनेस्टी के बीच में इस युद्ध का आयोजन हुआ था। लोकेशन कहाँ था, तो नर्मदा रिवर, जैसा कि इसमें दिया हुआ है बैटल कहाँ पे हुआ, तो नर्मदा रिवर। तो लोकेशन भी हमारा नर्मदा रिवर में होगा। 618 कॉमन एरा में इसको लड़ा गया था। कौन विजय हुआ, तो चालुक्य इसमें विजय हुए। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। फैक्ट्स के माध्यम से मैंने कुछ बैटल्स को कवर किया। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।